तो यार आज एक बढ़िया बुक है ये, जेड डायमंड द्वारा लिखी हुई गन्स जर्म्स एंड स्टील। आज हम इस बुक के बारे में थोड़ा सा समरी देखेंगे, इसकी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि डिटेल में तो ज़्यादा मैं जाऊंगा नहीं। बस पर ऊपर से क्या इंपॉर्टेंट चीज़ इस बुक में बताई गई है वो हम यहाँ पे बताएंगे। और इस बुक में बेसिकली काफ़ी हिस्टोरिक बातें की गई हैं। ये बुक बेसिकली क्या है, किस लिए कि यूरोपियंस को क्यों ये मौका मिला कि वही सबसे पहले थे जिन्होंने गन्स का इन्वेंशन किया या फिर किसी भी चीज़ का इन्वेंशन किया, और क्यों वही थे जो दुनिया भर में जाके चीज़ों को कॉलोनाइज किए, मतलब देशों को कॉलोनाइज किए अलग अलग जगह। 4 पार्ट में ये बुक डिवाइडेड है। मैंने अभी तक बस 2 ही पार्ट पढ़ी है, अभी भी कंटिन्यूएशन में है। आज मैं इसके फर्स्ट पार्ट आज जो है इसके मैं फर्स्ट पार्ट के बारे में थोड़ा डिस्कस करूँगा। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है तो उसमें काफ़ी इस बार एकदम बिल्कुल शुरुआत से बात की गई है कि कैसे ह्यूमंस का एक्सपेंशन हुआ था। इसको शॉर्ट में बताऊं तो अफ्रीका से ह्यूमंस चले थे और वहीं से वो बाकी जगह फैले यूरेशिया में, और यूरेशिया से अमेरिका में कैसे गए, क्योंकि बीच में तो पैसिफिक ओशन आता है। तो उसके लिए वो जो रशिया और अलास्का के बीच में जो समुद्र का गैप है वहाँ से उन्होंने क्रॉस किया था और वहाँ से वो गए थे अमेरिका। तब क्वेश्चन आता है कि क्या उस टाइम बोट का इन्वेंशन हो गया था जो उन्होंने इतनी सिंपली क्रॉस कर दिया उस स्टेट को, भले वो कितना ही छोटा सा हो। तो नहीं, उस टाइम बोट का इन्वेंशन नहीं हुआ था, बट उस टाइम आइस एज चल रहा था जिसके कारण वहाँ पर जो था पानी का लेवल उतना ज़्यादा हाई नहीं था और वहाँ भी ज़मीनी थी। जैसे कि आप जानते हैं कि ज़्यादा ठंड रहती है तो ज़्यादातर जो पानी होते हैं वो बर्फ़ बन गए होते हैं और पानी का लेवल नीचे चला गया होता है। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग आएगा और बर्फ़ धीरे धीरे पिघल रही है तो ओशन लेवल भी इंक्रीज़ हो रहा है, उसी तरह ये उसका अपोजिट था। तो उसके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं था कोई भी स्टेट को पार करके अमेरिका जाना, और वहीं से उन्होंने फिर अमेरिका भी गया। अब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे कंट्री की बात की तो उस टाइम वहाँ पर थोड़ा लेट गए थे, लेकिन तब तक बोट का इन्वेंशन हो गया था और वो बोट के हेल्प से डिफरेंट आइलैंड्स गए थे, ऑस्ट्रेलिया गए थे या फिर कहीं भी गए थे। तो इसका सेकंड चैप्टर से हम शुरू करेंगे। चैप्टर 1 तो बस इतना ही है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, और मतलब इससे भी ज़्यादा डिटेल में होगा लेकिन इतना डिटेल में तो मैं नहीं जा रहा। दूसरा है कि हम सोसाइटीज़ को अगर जानना चाहते हैं कि सोसाइटीज़ किस तरह से मोल्ड होती है, किस तरह से कुछ लोग होते हैं जो इन्वेंशन पहले करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो कि बाद में करते हैं। कुछ लोग होते हैं कि ज़्यादा ताकतवर निकल जाते हैं जिनके पास ज़्यादा एडवांस वेपन्स होते हैं, और दूसरे होते हैं कि उतने ताकतवर नहीं निकल पाते। तो इसके लिए बेस्ट एग्जांपल अगर हमें ये देखना हो तो दुनिया भर में जाएंगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगी, कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। अगर सिंपल शॉर्ट टर्म्स में हम लोग ये देखना हो तो इसके लिए बेस्ट एग्जांपल होगा पॉलिनेशियन आइलैंड्स को देखना। पॉलिनेशियन आइलैंड्स हुआवे पैसिफिक ओशन में जितने भी आइलैंड्स हैं ना उसको उनको पॉलिनेशियन आइलैंड्स कहते हैं। हुआवे से लेके फिर न्यूजीलैंड के साउथ में जो है वो वहाँ तक। तो अगर हम उसकी बात करेंगे तो न्यूजीलैंड के साउथ में एक आइलैंड था बहुत छोटा सा, ये चाटामांस करके, ठीक है, चाटामांस करके एक आइलैंड था। वहाँ पर जो ग्रुप ऑफ पीपल रहते थे वो उनका नाम था मोरियोरी, ठीक है। ये वहीं ऐसा ट्राइबल्स का ऐसा ही नाम रहता है। तो मोरियोरी ट्राइब के लोग वहाँ पे रहते थे, और जो न्यूजीलैंड में जो ग्रुप ऑफ पीपल रहते थे वो थे माओरी, ठीक। तो फिर न्यूजीलैंड में रहते थे माओरी और और ये क्या नाम है, चाटामा चा चातामस, ये CHATHAMS है, मैं चातामस बोल रहा हूँ, मे भी गलत प्रोनाउंसिएशन होगा। तो यहाँ पर रहते थे कौन से लोग, मोरियोरी। तो फिर और न्यूजीलैंड में रहते थे माओरी। लेकिन चाटागांस में पहले कोई लोग नहीं रहते थे वहाँ। चाटागांस में जो लोग आए वो वही लोग थे जो कि न्यूजीलैंड से आए थे करीब 100 साल पहले और वहाँ के सेटल हो गए थे। बाद में जो ट्राइब कहलाने लग गई थी, ये क्या नाम है मोरियोरी। तो फिर हुआ एग्जैक्टली ये कि अराउंड 19 नवंबर 1835 को क्या हुआ कि न्यूजीलैंड के जो ट्राइब्स थे माओरी वो आ गए चाताम्स में, और वहाँ पर माके उन्होंने मचाया पूरा तहलका। उन्होंने वहाँ के जो ट्राइबल लोग थे उनको अपना स्लेव डिक्लेयर कर दिया, वहाँ के लोगों को मारना शुरू कर दिया, और इस तरह से हंट करके उन्हें मारते थे जैसे कोई भेड़ बकरी मार रहा हो। तो ऐसा क्या हुआ कि न्यूजीलैंड के लोग चाताम्स के लोगों को इस तरह से मारने लगे डिस्पाइट ऑफ वो सेम ब्लड शेयर करते हैं। तो बात ये हुई थी कि जो माओरी लोग थे वो न्यूजीलैंड में जो रहते थे
वहाँ से कुछ लोग थे, ये फार्मर्स थे, और कुछ लोग यहाँ से करीब 100 साल पहले, इस इंसिडेंट के 100 साल पहले चले गए थे चाथाम्स में, और वहाँ जाके सेटल हो गए थे। अब न्यूजीलैंड काफ़ी बड़ा आइलैंड है, चाथाम्स से कंपेरिजन करें तो आप, और चाथाम्स जो है वो किसी सिंगल डॉट के तरह है, अगर उसको मैप पे देखा जाए काफ़ी छोटा आइलैंड है। तो उसने तो जो माओरी थे वो ओरिजिनली फार्मर्स थे जो न्यूजीलैंड पे थे, लेकिन जब वो चाथाम्स में जाके सेटल हुए तो वो ज़मीन इतनी छोटी थी आइलैंड की और इतनी इनफर्टाइल थी कि वो वहाँ पे फार्मिंग पॉसिबल ही नहीं थी। तो उनको इसके लिए ये करना पड़ा कि वो वापस से हंटिंग पे शिफ्ट हो गए। ठीक, जो हमें अपने लिए सहूलियत लगी कि हम तो वही काम करेंगे ना, तो उन्होंने फार्मिंग को अबॉन्डन करके हंटिंग पे शिफ्ट हो गए। वेरएज न्यूजीलैंड में जो माओरी कम्युनिटी के लोग थे वो आराम से अपना फार्मिंग कर रहे थे। इससे फ़र्क ये आया कि आप जब हंटिंग करते हो तो आप सरप्लस में फूड स्टोर नहीं कर सकते, वेरएज आप अगर फार्मिंग करते हो तो आप सरप्लस में फूड स्टोर कर सकते हो। तो न्यूजीलैंड के लोगों को ये बेनिफिट मिला कि क्योंकि वो फार्मिंग कर रहे थे तो वो सरप्लस में फूड स्टोर कर पाए। सरप्लस में फूड स्टोर को करना मतलब ये कि ब्यूरोक्रेसीज को फूड प्रोवाइड करना, उन लोगों को फूड प्रोवाइड करना जो कि फार्मिंग नहीं कर रहे, जैसे कि ब्यूरोक्रेसीज, आर्टिस्ट, आर्मीज, पॉलिटिशियंस, ये लोग फार्मिंग नहीं करते, लेकिन क्योंकि सरप्लस में फूड प्रोड्यूस हो रहा है तो अब इनको भी दे पाएंगे न्यूजीलैंड के माओरी लोग। वेरएज अगर हम चाहतांस में जो माओरी लोग 100 साल पहले सेटल हुए थे, जिनको कि अब कहा जा रहा था क्या, मोरीओरी। तो मोरीओरी लोग जो थे, क्योंकि वो फार्मिंग को अबॉन्डन कर दिए थे क्योंकि उस आइलैंड पर फार्मिंग पॉसिबल ही नहीं था, वो वापस से हंटिंग में चले गए थे। हंटिंग को आप सरप्लस में स्टोर नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए उनको वो अपनी आर्मी नहीं बना पाए, अब आर्टिस्ट को नहीं फंड कर पाए जो कि वेपन्स बनाएगा उनके लिए, और ना ही कोई वो एक पॉलिटिकल लेवल पे कुछ इस्टेब्लिश कर पाए अपनी सोसाइटी को। और इससे ये भी एक प्रॉब्लम हुआ था कि क्योंकि वो आइलैंड बहुत छोटा था तो वहाँ पे वो पॉपुलेशन को इंक्रीज़ भी नहीं कर सकते थे। कई बार तो ऐसा होता था कि कोई किसी लड़की को, जब वो इन्फेंट था, जब बच्चा था, तभी उसके टेस्टिस को कट कर दिया जाता था ताकि फ्यूचर में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन इंक्रीज़ ना हो जाए। और उस लैंड को वहाँ अगर जंग करें, इतनी छोटी सी आबादी, वो भी अगर आपस में लड़ मरेंगे तो बचेगा कौन। तो काफ़ी पीसफुल लोग थे, उन्होंने ज़्यादा वॉर की तरफ अप्रोच नहीं रखा था अपना। वेरएज न्यूजीलैंड के जो माओरी लोग थे वो, उनकी पॉपुलेशन 1 लाख पहुंच गई थी, और ज़्यादा पॉपुलेशन मतलब ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स, ये तो नॉर्मल है। तो इसी कारण से ये हुआ था कि न्यूजीलैंड की आर्मी इतनी स्ट्रांग हो गई थी, और चाथाम्स जहाँ पर न्यूजीलैंड के ही लोग 100 साल पहले गए थे वो इतने कमज़ोर हो गए थे जिनका नुकसान उन्हें भुगतना पड़ा। ये तो पॉलिनेशियन आइलैंड का जो सोसाइटी है वो हमें अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है कि पूरे यहाँ पर जो हुआ तो उसके अकॉर्डिंग पूरे दुनिया भर में क्या हुआ होगा। अब इसी के थोड़ा आगे अगर हम जाएँ तो देखिए कि पॉलिनेशियन आइलैंड्स में सोसाइटीज़ किस तरह से इस्टेब्लिश हुई। तो यहाँ पर भी आइलैंड्स काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते थे। कई आइलैंड्स जहाँ के स्टोन्स इस तरह से हुए करते थे जिनसे कि टूरिस्ट क्राफ्ट ना कर पाओ तो वहाँ की पॉपुलेशन पीछे रह जाएगी। जहाँ कोई आइलैंड जहाँ पर आप फ्रेश वाटर नहीं मिलता आपको तो वहाँ भी पॉपुलेशन पीछे रह जाएगी। जहाँ एग्रीकल्चर सपोर्ट नहीं करता वहाँ भी पॉपुलेशन पीछे रह जाएगी। हवाई एक बहुत ही अच्छा आइलैंड था और वहाँ की पॉपुलेशन इतनी इंक्रीज़ कर गई थी कि वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी थी वो आज के बांग्लादेश इतनी कंपेयर कर सकते हो आप, वहाँ इतनी पॉपुलेशन पहुँच गई थी, डेंसिटी की बात कर रहा हूँ मैं। तो फिर हवाई में ऐसा था कि फ्रेश वाटर भी अवेलेबल था। हवाई आइलैंड भी थोड़ा बड़ा है, न्यूजीलैंड से तो बड़ा नहीं पर कंपेरेटिवली बड़ा है बाकी पॉलिनेशियन आइलैंड से, तो वहाँ पर एग्रीकल्चर भी हम कर सकते थे, वहाँ हम नहीं वो वहाँ के लोग कर सकते थे, जिनसे कि उनके पास सरप्लस में फूड स्टोर होता और वो फार्मिंग भी कर सकते हैं। अब जो काफ़ी सारे छोटे छोटे आइलैंड्स होते हैं यहाँ पर, अगर आप पॉलिटिकल फिगर खड़ा कर रहे हो या फिर आप अपनी एक साम्राज्य खड़ा कर रहे हो तो काफ़ी सारे छोटे छोटे आइलैंड्स अकेले साम्राज्य नहीं बना सकते, इन्हें आपस में मिल जाना पड़ता है। और अगर ऐसा है कि एक बड़ा आइलैंड है जैसे हवाई और उसके आसपास छोटे मोटे आइलैंड्स हैं तो हवाई उन सब पे कब्जा कर लेगा, ये बहुत नॉर्मल सी बात है, यही होता आया है। और मान लो अगर ऐसी भी बात है कि दो सोसाइटीज़ है अब जो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकती और वहाँ पर काफ़ी छोटे छोटे इस्टेब्लिशमेंट्स बने हुए हैं तो वो भी कभी हमेशा कमज़ोरी रह जाती। तो ये बस ब्रीफ में बताया गया है कि पॉलिनेशियन आइलैंड्स को किस तरह से वहाँ पे हम ये
पता लगा सकते हैं कि पॉल्यूशन आइलैंड्स में जिस तरह से डेवलपमेंट हुई उसी तरफ से उसी को कंक्लूड करके हम ये भी जान सकते हैं कि पूरी दुनिया भर में क्या हुआ था। अब हम बात करेंगे कि स्पेन ने जब पेरू के एंसेस्टर्स पर किस तरह से कब्जा किया। ये भी फर्स्ट पार्ट का ही हिस्सा है, चैप्टर नंबर 3, कि स्पेन के जो रूलर्स थे, उनके जो कॉन्क्यूरर्स थे, जो सोल्जर्स थे, वो किस तरह से पेरू के एंसेस्टर्स पर कब्जा किया। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, जब मैं इसे खुद पढ़ा था मेरा तो होश ही उड़ गया था। ठीक, तो पेरू में जो एम्परर रहते थे वो थे इनका एम्परर। ठीक है, वहाँ पर उस जगह का नाम था इनका एम्परर और उसका नाम था अताहुल्लापा, अताहुल्लापा। ठीक, ये ट्राइबल्स लोग का ऐसा ही नाम रहता है। और जो स्पेन से जो राजा थे वहाँ पे थे किंग चार्ल्स वन, ठीक है, स्पेन के। तो फिर बात ये हुई थी कि स्पेन से कितने सैनिक आए थे? 168, सिर्फ 168 सैनिक आए थे स्पेन से, घोड़ा वोड़ा लेके अपने और मेटल्स के वेपन्स लेके। जबकि पेरू के जो वहाँ के जो एंसेस्टर्स लोग थे, इनका एम्परर के जो लोग थे, वो वहाँ पे उनकी संख्या थी 80,000 की। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो हुआ क्या था कि स्पेन के जो 168 सोल्जर्स में से उन्हीं ने से एक मैंने ये डॉक्यूमेंट्री लिखी थी, जो कि मैंने ये पढ़ी बुक में और मेरे होश उड़ गए। हुआ ये था कि स्पेन के जो 168 आर्मीज है, उनका इनका एम्परर के आर्मीज को देख के मुँह निकल गया था। लिटरली उन्होंने अपने बुक में लिखा है कि हम में से कई सोल्जर्स ने अपने पैंट में ही यूरिन कर दिया था, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। 80,000 की फौज है उनकी और हम एक फॉरेन लैंड पे हैं, क्या भरोसा क्या होगा। तो फिर स्पेन के जो कमांडर थे उन्होंने एक मैसेंजर के हेल्प से इनका एम्परर के जो किंग थे उनको बोला कि आप हमारे पास आओ, हमारे टेंट में आओ, चलो डिस्कस करते हैं हम कि किस तरह से बातचीत कर सकते हैं हम आपस में, क्या कर सकते हैं हम आपस में एक दूसरे के लिए। ये चीज़ किया था। और फिर जो इनका एम्परर के जो किंग थे अताहुल्लापा, वो आ गया लिटरली आ गया अपने दुश्मन के टेंट में अंदर। टेंट में अंदर आने के बाद स्पेन के जो वो कॉन्करर्स थे, जो कमांडर था, वो एक बाइबल दिया उसको कि ये देख हम गॉड के सर्वेंट्स हैं, नहीं हम गॉड के सैनिक हैं। वो ये नहीं बोला स्पेन के, वो बोला हम भगवान के सैनिक हैं और हम आए हैं तुम्हें ये बताने कि तुम आज से कैसा काम करोगे कैसा काम नहीं करोगे। और उससे जाके एक बाइबल थमा दिया। अताहुल्लापा में राइटिंग अभी तक, इनका एम्पायर में अभी तक राइटिंग आई नहीं थी, उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था, वो तो बुक भी नहीं खोल पा रहा था बेचारा। तो जब स्पेन के एक सैनिक ने उसको हेल्प की बुक खोलने के लिए, तो उसने अपना हाथ उसका झटक दिया ऐसे कि भाग यहाँ से। तो ये अनपढ़ गवार लोग थे, इनको बुक खोलनी नहीं आ रही थी, इन्होंने उसमें जो चीज़ लिखी हुई देखी, इनको कुछ समझ नहीं है और इसने बाइबल ऐसे गुस्से में फेंक दी। बाइबल ऐसे फेंक दी तो एक जो उनका कमांडर का सो राइट हैंड था, उसको गुस्सा आ गया कि इसने ऐसे कैसे बाइबल फेंक दी, अब चलो तुम लोग सब मिलकर इस पर अटैक करो। तो उनके पास थोड़े बहुत गन्स थे। गन्स उस टाइम बहुत ही एडवांस लेवल पे नहीं आए थे, काफ़ी बेसिक लेवल के गन्स थे, उतने ज़्यादा एडवांस नहीं थे वो, तो ज़्यादा गन्स का कोई रोल भी नहीं था इसमें। लेकिन फिर भी जो फायरिंग शॉट आके जो बैम साउंड आता है ना, उससे इनका एम्परर के लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा गए, जैसे कि दिवाली में कुछ जानवर घबरा जाते हैं वैसा ही कुछ। और वो पैनिक में आके काफ़ी, और स्पेन के जितने भी कमांडर्स थे वो इन्होंने एकदम पूरा जोर लगा के चार्ज कर दिया इन लोगों के ऊपर। इन लोगों को इतना मारा क्योंकि इनके वेपन्स भी काफ़ी एडवांस थे, मेटल्स के शॉर्ट थे इनके पास, इनका घोड़ा भी आर्मर था। वो जब दौड़ता था तो आर्मर जब आपस में कोलाइड करेंगे तो कैसा आवाज़ निकलेगा वैसा आवाज़ निकलता था, जिससे कि और पैनिक कर जाते थे। एट द एंड 80,000 के सोल्जर तो इनके पीछे थी। ये जब मिलने आए थे ना तो कुछ ही हज़ार लोगों को लेके आए थे, बाकी पूरी मेन सोल्जर तो पीछे थी इनकी वैली में कहीं पे। और जब ये लोग डर के भागने लगे तो जो पीछे सोल्जर्स थे, इन्होंने देखा कि ये तो हमारे ही सैनिक भाग के वापस पीछे की तरफ आ रहे हैं, तो ये इन्होंने भी लड़ने से रिफ्यूज़ कर दिया और इन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी स्पेन के उस कमांडर से। और इतना पिछड़ी सोसाइटी थी उस पेरू एंसेस्टर्स की कि जहाँ पर ये स्पेनिश कमांडर घोड़े पे लड़ रहे हैं मेटल के स्वॉर्ड से, वहीं पे जो इनका एम्पायर एंसेस्टर्स ऑफ पेरू, इनका जो राजा था वो एक जैसे नहीं दुल्हन को जैसे डोली पे ले जाया जाता था ना, वो भी उसी तरह सिंहासन बैठ के आता था। चक्के वक्के डोमेस्टिक एनिमल्स वहाँ पर कुछ नहीं थे, उसके कुछ स्लेव्स थे या सर्वेंट थे, वो अपने राजा को इस तरह से एक सिंहासन पे उठा के खुद चलते थे और आते थे। ये सब ऐसे ही हालत थी वहाँ पे। तो काफ़ी पिछड़ी सोसाइटी थी वो,
स्पेन ने उन्हें आराम से कंक्योर कर लिया। सिर्फ 168 सोल्जर्स ने 80,000 सोल्जर्स के खिलाफ जीत पा ली। अब इसके बाद ये हुआ कि इनका एम्पायर का जो राजा था वो क्या किया, उसने स्पेनिश के कमांडर को एक प्रपोजल दिया, और वो प्रपोजल था सोने का, कि तुम मुझसे इतना पैसा ले लो मुझसे और मेरी जान छोड़ दो। और ये अमाउंट लिटरली बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तुम एक रूम इमेजिन करो, 20 फीट लंबा, 17 फीट चौड़ा और 21 फीट ऊंचा। इस डायमेंशन का तुम रूम इमेजिन करो और इसको पूरा सोना से भर दो। इतना अमाउंट ऑफ गोल्ड इनका एम्पायर ने दिया था स्पेनिश लोगों को कि तुम मुझे छोड़ दो प्लीज़ अपनी जान की भीख मांगते हुए। लेकिन उन्होंने, स्पेन के लोगों ने वो सोना ले भी लिया और फिर उस राजा को मार भी दिया, जो वहाँ के इनका एम्पायर के जो राजा थे। अब बात ये आती है कि स्पेनिश सोल्जर्स ही क्यों थे जिन्होंने इनका एम्पायर पे कब्जा किया। ये इनका एम्पायर क्यों नहीं थे जिन्होंने शिप बना के यूरोप में गया और स्पेनिश लोगों पे कब्जा किया। तो इसका एक बहुत ही बड़ा फैक्टर था कि यूरोप में फार्मिंग आ चुकी थी। यस, यूरोप में फार्मिंग आ चुकी थी। वहाँ पे वो लोगों को, आर्मीज़ को सरप्लस फूड उनके पास था, आर्मीज़ को वो प्रोवाइड कर सकते थे, आर्टिस्ट को प्रोवाइड कर सकते थे, ब्लैक स्मिथ को फूड प्रोवाइड कर सकते थे। जबकि इनका एम्पायर के जो लोग थे वो अभी भी हंटर्स ही थे, वो अभी भी एनिमल्स की हंटिंग करते थे। तो काफ़ी डिटेल में अगर जाए, थोड़ा सा और डिटेल में, इसमें कई रीज़न है। उसमें से एक रीज़न ये भी है कि यूरोपियंस ने राइटिंग को भी वो डेवलप कर लिया था। स्पेनिश लोगों ने ऑब्वियसली स्पेनिश भाषा बोलनी शुरू कर, लिखनी भी शुरू कर दी होगी। राइटिंग को डेवलप कर दिया था यूरोपियंस ने, वेयर्स इनका एम्पायर ने राइटिंग डेवलप नहीं किया था। इससे ये नुकसान हुआ उनका, ये हुआ कि अपनी कम्युनिकेशन उनकी इतनी फास्ट नहीं हो सकती थी और उतनी प्रिसाइज नहीं हो सकती थी अगर राइटिंग नहीं है तो। एक और एग्जांपल फार्मिंग का यूरोपियंस को ये मिला कि क्योंकि उन्होंने फार्मिंग स्टार्ट कर दी थी तो उन्होंने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना भी शुरू कर दिया था। एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करने से यूरोप में फैलती थी उनसे रिलेटेड बीमारियां, जैसे कि काउपॉक्स, और वो बीमारी लेके जाते थे अलग अलग नई नई जगह पे, वहाँ अपनी बीमारी लेके जाते थे। क्योंकि यूरोपियंस तो पहले से इन सब बीमारियों के बीच में रह रहे हैं, तो उनकी बॉडी ज़्यादा रेजिस्टेंस थी इन बीमारियों के हेल्प से। तो जब वो स्पेन से आए और नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच में जो पैसेज पड़ता है पनामा, वहाँ पर जब स्पेनिश लोग रुके थे तो वहीं से उनकी बीमारी फैलना शुरू कर गई थी। वहीं से उनकी बीमारी, जैसे कि काउपॉक्स हो गया या कुछ भी हो गया, वो फैलना शुरू कर गई थी और वो आई थी इनका एम्पायर तक। इनका एम्पायर का जो राजा था वो इस बीमारी से मर गया। फिर उसके बाद जो राजा आया वो भी उस बीमारी से मर गया। और उसके बाद जो उसके 2 बच्चे थे वो आपस में लड़ पड़े। एक उसमें से एक ये था जिसको स्पेनिश के सोल्जर्स ने मारा। तो वो वहाँ पर इनका एम्पायर में ऑलरेडी एक सिविल वॉर चल रहा था जिसका एडवांटेज मिला स्पेन के लोगों को। और वो सिविल वॉर क्यों चल रहा था? क्योंकि वो बीमारी लेके आए थे स्पेनिश लोग, जो कि उनके काफ़ी इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल पॉलिटिकल फिगर्स को मार दिया। इस कारण से वहाँ पर सिविल वॉर चालू हो गया। तो इस चीज़ में भी स्पेनिश को बहुत फ़ायदा मिला फार्मिंग से। वो अपनी जर्म्स लेके गए अलग अलग जगह। इस बुक का नाम इसीलिए शायद जर्म्स गन्स एंड स्टील्स है, गन्स जर्म्स एंड स्टील। तो इस चीज़ का फ़ायदा मिला स्पेन के लोगों को। एक और एक फ़ायदा ये मिला कि इनका एम्पायर का राजा उसके बुलाने से इतने आराम से उसके टेंट में क्यों आ गया। तो इसका कारण ये हो सकता है कि उन्होंने सोचा नहीं होगा कि ये चुंदी भर के लोग सिर्फ 168 सोल्जर्स है, कभी भी हमारे ऊपर हमला करने का सोचेंगे। लेकिन ये पासा भारी पड़ गया इनका एम्पायर के राजा को। ये इसका था, ये इसका पहला पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। इस काफ़ी अमेजिंग चैप्टर है। इसका पहला पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। इसका दूसरा पार्ट है, उस पर फार्मिंग कैसे आया और वो किस तरह से चीज़ें लाया, वो सब बताई गई हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो अच्छे थे, डिस्कस करने लायक थे, वो सब मैंने ऑलरेडी कहीं मोबाइल में मार्क कर लिए थे और इसमें यही सब बताए गए और ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके अलावा और हम ये डिस्कस करेंगे कि फार्मिंग कैसे दुनिया भर में आई, उसके बाद किस तरीके से फार्मर्स की क्या क्या ताकत रही थी, क्या चीज़ उनके एडवांटेज में थी,
किस तरीके से फार्मर्स ने चुना कि हमें क्या कब उगाना है कब नहीं उगाना फार्मिंग, उन्होंने कैसे डिसाइड किया कि हम हंटिंग को छोड़ के फार्मिंग शुरू करेंगे। फिर आलमंड्स जो थे उस टाइम के ज़माने में, जो आलमंड्स होते थे, आलमंड्स मतलब उस टाइम के ज़माने के जो वाइल्ड आलमंड्स होते हैं वो खाने लायक नहीं होते, वो बिल्कुल जहर होते हैं, उसको खाओगे तो मर जाओगे। आज भी कोई अगर ट्रैकिंग पर जाता है तो कोई भी मशरूम उठा के नहीं खा लेता, वो काफ़ी सोच समझ के ही लेता है जो उसे लेना होता है। उसके बाद ये भी हम डिस्कस करेंगे कि क्यों कुछ जगह कुछ क्रॉप्स को डोमेस्टिकेट किया ही नहीं गया, क्यों कुछ जगह कुछ लोग ने फार्मिंग चूज़ किया ही नहीं। हम ये भी चूज़ करेंगे कि क्यों कुछ जगह एनिमल्स भी डोमेस्टिकेट नहीं कर पाए, जैसे कि इनका एम्पायर में घोड़े वोड़े नहीं थे, नहीं शायद थे, लेकिन बाकी उस लेवल का डोमेस्टिकेशन बाकी जगह नहीं हुआ था जितना यूरेशिया में हुआ था। यूरेशिया मतलब एशिया और यूरोप, इन दोनों जगह। फिर हम ये भी बात करेंगे कि नेक्स्ट पार्ट में इसके कि जो कॉन्टिनेंट्स का जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूडनल एक्सिस था उसने कैसे हेल्प किया किसी पर्टिकुलर प्लेस को फार्मिंग पहले अचीव कर लेने में। जैसे कि एशिया में अगर आप देखो तो ये एशिया ऐसा है, चौड़ा है, ज़्यादा चौड़ा है, और अमेरिका जो है वो ज़्यादा लंबा है। तो क्या ऐसा बेनिफिट हुआ हमें इससे कि एशिया में फार्मिंग पहले आई, खासकर वहाँ पर क्रिसेंट के पास टर्की, इजराइल, सीरिया, जॉर्डन, जो ये इलाका यहाँ पे, यहीं से फार्मिंग फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी आई थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन में फार्मिंग शुरू नहीं हुई थी, वो शुरू हुई थी इस एरिया में क्रिसेंट के पास, जिसको क्रिसेंट कहा जाता है। ये एरिया टर्की, इजराइल, सीरिया, जॉर्डन ये सब का ऐसा वो क्रिसेंट जाता है ना, यहाँ पे समुद्र है इसलिए। और फार्मिंग ओरिजिनली शुरू हुई थी चाइना में, फिर सब सहारा अफ्रीका में, और बाकी जगह थोड़ी बहुत। तो हम अगली पार्ट में डिस्कस करेंगे कि फार्मिंग से क्या बेनिफिट हो। ये 2 ही पार्ट में पढ़े हैं तो ये 2 पार्ट डिस्कस करेंगे। बाय।